हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग 5 मार्च 2025 को हम लोग यहाँ पर आज जो देख रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी में, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो, और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कैसे जुड़ा हुआ है कि हाल में अगर आज का भी आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो फ्रंट पेज पे जो है टैरिफ वॉर को लेकर के है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये चीजें चल रही हैं। रशिया, यूक्रेन, यूएस, ये जो सबके सब इस पे हैं। और वहां पे अब बात ये चलने लग गई कि नाटो का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूएस को नाटो से बाहर हो जाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दों पे आज हम देखेंगे कि नाटो क्या है, क्यों बना, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके पहले के और कौन कौन से ट्रीटीज थे उनको देखेंगे। देन इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या नाटो और भी कोई रोल प्ले करता है, क्या पीस के लिए, कैसे वर्ल्ड पीस के लिए कैसे ये काम करता है। तो उन सारे मुद्दों पे आज मैं कोशिश करूंगा जो भी यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को मैं आज इसमें कवर करूं। सो ये आपको पैरेलली इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स हैं, सेम है, बिल्कुल कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है एकदम। सो यहां मैंने हिंदी जरूर खोल के रखा है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश वाले प्लीज वो नोट्स खोल के देख लेंगे। जहां भी कोई दिक्कत है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा उस वर्ड्स को लेकर के। सो यहां अगर हम बात करें हिंदी में जिसे कहते हैं नाटो, और इंग्लिश में भी कहते हैं नाटो, और आप पढ़ लेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि। सो यहां पर एक चीज आप ये देख लें कि अगर यहां पे बोला नॉर्थ अटलांटिक तो आपको ये जानना कि नॉर्थ अटलांटिक सी क्या है, साउथ अटलांटिक सी क्या है। कभी कोई पूछे ऐसा कौन सा ओशन है जिसका शेप एस जैसा है, जिसके बीच में क्या है, रिज है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये सारी चीजें। तो यहां से भी तो हम प्री और मीन्स ओरिएंटेड चलेंगे, और साथ में अगर ऐसे लिखने आता है कभी आपको, वो भी आप यूज कर पाए इस बात को वहां पे। क्लियर है? और इंटरव्यू के लिए आपको इतने डायमेंशंस में बताऊंगा कि वो सारी आप चीजें कहने में सक्षम होंगे। सो यहां अगर हम देखें तो पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी, वो रिपीट होंगी। ठीक है, कल हमने एक रूपरेखा बनाई थी। सो ये देखें, ये क्या है, एक तरह का ये सैन्य संगठन है। ठीक है, एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग में 12 मेंबर्स मिलकर के बनाए, और आज ये 12 से कहां पहुंच गए, 32 हो गए। और लास्ट जो बनाया था वो स्वीडन को जोड़ा गया है 7 मार्च 2024 में। और रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा था, 2022 में ये बात हुई थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लेंगे, लेकिन फिर वहां पे स्टॉपेज इसलिए लग गया कि रशिया लगातार इसका क्या कर रहा था, रिटेलिएट कर रहा था, विरोध कर रहा था वो। और उसी विरोध स्वरूप हम क्या देखते हैं कि उनको लगता है कि नाटो का एक्सपेंशन किया जा रहा है, कहां पर, ईस्टर्न यूरोप में। और उसको वो ये मानता है कि अगर ईस्टर्न यूरोप में नाटो का एक्सपेंशन होगा, उसका विस्तार होगा, तो रशिया की सुरक्षा के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो हम वहीं पे देखें, चाहे वो क्रीमिया पे कब्जे की बात हो या यूक्रेन पे सीधा आकर के अटैक कर देना, वॉर जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उन सारी चीजें से जुड़ी हुई, तो इस मुद्दे पे हमें बात करना जरूरी है, और हिस्ट्री के साथ जोड़ के। ठीक है, सो यहां हम देखें तो ये कब स्थापना होती है, 4 अप्रैल 1949 को। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखें, ब्रुसेल्स कहां पे, बेल्जियम। अब आपने उसकी लोकेशन मैप में सब नोट देखना है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आपसे पूछूं तो मैं पूछूं कि कहां है और कौन सा लैंडलॉक्ड है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? डेली के न्यूज़पेपर में ये चीजें आती, वहां से हम पकड़ते हैं इसको। अब देखते हैं क्या है भाई इनका, अगर हम बोले ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया, तो इन्होंने बनाया कि जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स की सुरक्षा की गारंटी देना। इसका एक आर्टिकल 5 है जहां पर बोला गया है कि अगर कोई भी किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है, किसी मेंबर कंट्री के ऊपर, तो माना जाएगा कि सभी देशों के ऊपर एक साथ अटैक है और सभी देश एक साथ मिलकर के रिटेलिएट करेंगे, विरोध करेंगे, चाहे अटैक करना पड़े। क्लियर है? कलेक्टिव डिफेंस है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, राइट। तो इसमें हम देखें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा भी आ जाता है इसमें, और यूएस, तो मेन रोल इसमें यूएस है। और यूएस हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल क्यों प्ले करता है, कोई बताना चाहेगा? राइट, बिल्कुल सही जवाब, यही है इसका आंसर। क्योंकि वो क्या है, वर्ल्ड का इकोनॉमी पावर। अगर हम देखें दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो वो नंबर 1 पर आता है, राइट। तो आप इस बात को आप दिमाग में बैठा लें कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास इकोनॉमी अच्छी है, स्टेबल इकोनॉमी है, वो कंट्री कुछ भी कर सकता है। तो अंकल सैम है ये, इनको अंकल सैम कहा जाता है नॉर्मली। तो ध्यान रखिए, अंकल सैम पूरे वर्ल्ड के पापा जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इनको कहा जाता है, मीम्स देखेंगे कई सारे। राइट, बिल्कुल। सो अब यहां पे देखें कुछ नई चीजें भी जुड़ गई हैं। पहले जहां पर ये बनाया गया था उसकी हम हिस्ट्री में भी जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी तस्वीर बना देता हूं। ये बनाया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1949 में। और ऐसा क्या हुआ, तो आफ्टर 1917 जब रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ, और वो जो रेवोल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो लोग कौन से लोग थे, वो लोग थे सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाले लोग। ऐसे में दुनिया में जब एक तरफ सोशलिस्ट ग्रुप बन गया और एक तरफ बन गया कौन सा, कैपिटलिस्ट ग्रुप बन गया, तो 2 पोल्स में डिवाइड हो गई। बट अब आ गया, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया तो रशिया जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री था वो किसके साथ खड़ा हो जाता है, किसका अलाई बन जाता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का।
वो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस इनके साथ युद्ध लड़ता है। किस किस के अगेंस्ट लड़ते हैं बताइए जरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन थे? एक्सिस में कौन था? एक्सिस पावर कौन कौन थे? धुरी राष्ट्र जापान था। एक्सिस बोल रहा हूं, अलायंस नहीं, ये तो अलाई हुए, दोस्त हुए, दो है ना, मित्र देश और शत्रु देश। तो एक्सिस जो थे, इविल एक्सिस जिन्हें हम बोलेंगे, तो कौन से थे वो? जापान, इटली और जर्मनी। मेजर कंट्रीज के नाम अगर बोलूं तो ये थे, बाकी तो और भी कई छोटे छोटे कंट्रीज थे, बट मेजर ये थे। सो अब हम देखते हैं कि यहां पर रशिया किसके साथ शामिल हो जाता है? किसके साथ? यूएसए और ब्रिटेन के साथ हो जाता है। क्लियर है? अब वो चीजें हुई, युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इन सबको पता चल गया कि रशिया का पावर क्या है। ये 1905 वाला रशिया नहीं है जिसको कि जापान ने हरा दिया था। एक बार जापान हरा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जापान ने कब्जा कर लिया था रशिया के ईस्टर्न पार्ट पर, ठीक है। वो बाद में चल के जब जापान हार जाता है तो फिर से रशिया उस पर, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो चाइना और रशिया का जो पार्ट था वहां पर वो रिस्टोर कर लेते, अपने पास वापस ले पाते। क्लियर है? अब यहां अगर हम देखें इस घटना को आगे बढ़ने से पहले, तो इसमें बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, और ये एरा स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर का एरा। तो सभी लोग कोशिश ये करते कि वो अपने अपने ग्रुप्स बनाएं और अपने ग्रुप को ज्यादा ताकतवर बनाएं। उसी कड़ी में हम देखेंगे ये भी चल रहे हैं। अब हम इनके थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो यहां देखेंगे कब की बात है ये। ब्रुसेल्स में अगर हम देखें एक संधि होती है, कब? 48 में। और यहां पे बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और यूके ये आते हैं, और इनके बीच में ये लोग एक संधि करते हैं कि आपस में हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और हमारे ऊपर कोई करता है तो हम उसके अगेंस्ट एक साथ मिल करके कलेक्टिवली हम लोग सुरक्षा करेंगे। फिर ये चीज हो जाती है, लेकिन इसी दौरान हम देखें एक और हो जाती है। इससे एक साल पहले अगर हम जाएं तो वहां पे डंकर्क, इस पे एक मूवी बनी हुई है, कभी आप जाके देखना चाहे तो इसको सर्च करेंगे तो एक मूवी है, राइट। यहां पर भी हम देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस एक और ये भी क्या रिलेटेड है? सिक्योरिटी, डिफेंस से रिलेटेड है। इन दोनों देशों के ऊपर कोई भी अगर अटैक करेगा तो माना जाएगा कि दोनों देशों पर अटैक किया है, दोनों मिलकर के लड़ेंगे। एक ये बन गई है, एक ये बन गई है। इसे माना जाता है, ये क्या है, अगर देखें कि नेटो बनने के पहले की अगर कोई ट्रीटीज देखें, कोई पृष्ठभूमि देखें, कोई हिस्ट्री देखें, बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये सब चीजें चल रही हैं। जब ये चीजें हुई, देन हम 4 अप्रैल को क्या देखते हैं? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या है ये? कोलंबिया, ठीक है, यही है ना, ध्यान रखिए। डीसी का मतलब क्या है, ध्यान रखें। वॉशिंगटन डीसी में यहां पर ये ट्रीटी हो जाती है जिसमें हम देखते हैं नेटो बन जाता है। और इसमें कितने? 12 देश हैं। और ये 12 देश कौन कौन से थे फाउंडर मेंबर इसके? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, देन लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। क्लियर है? इन्हें आप याद रखें ना रखें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लास्ट के जो 2-3 देश जोड़े गए हैं कि 2023 में कौन सा जुड़ा था? फिनलैंड, ठीक है, और उसके बाद 24 में कौन सा? स्वीडन। इन्हें याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने ये देखा यहाँ पे बैकग्राउंड, तो इतना हम समझ गए कि अब ये क्या क्या काम कर रहे हैं। ये सारे काम कर रहे हैं, और यहीं से अब देखिए, चलिए आगे देखिए। अब यहां पे सवाल आता है कि जो नेटो है, क्या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसने काम किया है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक प्लेटफॉर्म है कि कंट्रीज आते हैं, मित्र देश आते हैं, एक साथ बैठते हैं। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा धीरे धीरे करके? एक डिफेंस या आर्मी या मिलिट्री ग्रुप में, हाँ बिल्कुल, शामिल हो जाता है। और अब ये देखें आज की कंडीशन अगर हम देखें 2024 में, अगर हम 25 में खड़े इस वक्त, तो ये कौन कौन से यूरोप के कितने कंट्रीज हैं? तो यहां देखिए, ये वो कंट्रीज है जो कभी 1955 में वार्सा पैक्ट के मेंबर थे। 1949 में जब नेटो बनता है तो इसके विरोध प्रक्रिया स्वरूप अगर हम देखें, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन काउंटर में हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो था, क्या है यूएसएसआर का फुल फॉर्म? सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लियर है? तो अगर वो देखे तो ये देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सारे जो कंट्रीज है यहां के, ये इनको बोला जाता है रशिया की सैटेलाइट्स होते थे, ठीक है। और ये ईस्टर्न, और यहां तक के कई सारे यहां की कंट्रीज भी हैं, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे। तो ये जो कंट्रीज हैं जो कि कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, ये सारे के सारे साथ के साथ यहां के देशों ने मिलकर के वार्सा पैक्ट बनाया, ठीक है। और ये सब शामिल हो। बाद में जब हम देखते हैं आफ्टर 1991 जब यूएसए कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, सॉरी यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है, तब ये धीरे धीरे करके सारे देश किसका पार्ट बन जाएंगे? नाटो। और मैंने बताया था मार्शल प्लान उसके तहत बन जाते, क्योंकि उनकी पॉलिसी है यूएसए की। यूएसए की पॉलिसी है कि अगर कोई भी दुनिया में कहीं भी यूएसए के अगेंस्ट अगर खड़े होने की संभावना भी लगती है तो उस देश में क्या करेंगे?
जॉर्ज सोरोस वाला काम करने लग जाओ, कुछ इस तरह से करो कि वहां की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दो। बिल्कुल, मतलब बहुत पहले से बांग्लादेश में क्या हुआ करंट में आप सभी को मालूम है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन इराक में कभी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, बड़े पैमाने पर विध्वंस फैलाने वाले हथियार या रासायनिक जिन्हें बोलेंगे केमिकल वेपन्स, वो नहीं मिले। सद्दाम हुसैन पर यही तो आरोप लगाया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये डेवलप कर रहा है, केमिकल वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स का तो ईरान के ऊपर है, तो उसके ऊपर था कि केमिकल वेपन्स इसने बना रहा है और ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से तो झगड़ा शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और लास्ट में कहीं भी नहीं मिला, कहीं पर भी इस तरह के वेपन्स नहीं मिले। लेकिन कुल मिलाकर के वो देश तो तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। जितने भी आप देखेंगे यूएस का जहां भी इंटरेस्ट होता है। और एक मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम क्या था, कुछ काबुल, मिशन काबुल या कुछ ऐसा था, उसमें जॉन अब्राहम था, अरशद वारसी थे। आप लोग शायद तब हुए होंगे या बच्चे होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे। उसमें वहां पे अफगानिस्तान का दिखाते कि वहां एक टैक्सी ड्राइवर है, वो बोलता है कि यूएस हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को ले गया और यहाँ कोका कोला देके चला गया है। समझ रहे हैं बात को? आज आप इंडिया में भी देखेंगे हर घर में क्या होता है, आप कहीं जाएंगे गांव में तो लस्सी या दूध नहीं मिलेगा, वो पेप्सी पकड़ा देंगे, लो ये पियो जी। क्लियर है? ये कल्चरल इन्वेजन एक तरह का, कि अपनी खान पान की आदतें डाल देना। सो अगर हम ये देखें तो मार्शल प्लान के तहत वो हर तरीका अपनाते थे कि किस तरह से जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके थ्रू प्रेशर डाला जाए। पैसे की सबको जरूरत है। अगर आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा ओके राइट ठीक है, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, बट आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी कि जो हमारे मेंबर कंट्रीज है, लाइक यूएसए जैसे जो बड़े देश हैं, इनके लिए ट्रेड आपने ईजी बनाना होगा। जो टैरिफ्स है उनको कम कर दीजिए और इजीली आने दीजिए सारी चीजें, और हमारी चीजों को आपके यहां जाने दीजिए। क्लियर है? ये चीजें होती है। WTO पे हम जब आएंगे तो हम और डिटेल इन पे चर्चा करेंगे। सो राइट, हम आगे बढ़े इसमें, कहानी को दिमाग में रखना बस। अब अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जहां इनका मिशन था कि क्या करना है, यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकना है, उसके विस्तार को रोकना है। देन इसके अज्यूम किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है, इसमें रिटर्न में बिल्कुल बिल्कुल है, उनका सीधा सा है में यूरोप की सुरक्षा करना है, और आइडियोलॉजिकल है, सीधी सी बात है, आइडियोलॉजिकल है, ठीक है ना। क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन नाम सुना है कभी? यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस को देखना, वहां पे क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन नाम के क्वेश्चन पूछा जाता था। वर्ड दे दिया क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन क्या है बताओ, एक्सप्लेन करो। आपको पता होगा कि क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की जो थ्योरी है ये क्या है, बेसिकली दुनिया को माना कि दुनिया डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज सोशलिस्ट ग्रुप। सो इन दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट की जो अप्रोच है, आइडियोलॉजिकल अप्रोच है, तो सिविलाइजेशन में भी डिफरेंस आएगा। दोनों का अप्रोच अलग होगी, इकोनॉमी का तरीका अलग होगा, रिलीजन को लेकर के दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। यही चीज पूछी जाती थी। अब पूछा क्या? क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। आप पढ़ जाएंगे क्या चीज है, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही होता है। सो इन चीजों को आप समझेंगे तो वहां पे भी दिमाग में ऑलरेडी ये चल रहा था, यार ये तो इनका सिविलाइजेशन ही अलग है, इनका कल्चर अलग है, और हमारे को अपने आप को बचाना है, ठीक है। और अपने आप को जब बचाना है तो क्या करें? कैपिटलिस्ट किस पे चलता है? कैपिटलिस्ट चलता है कि कुल मिलाकर हमें प्रॉफिट होना चाहिए, वो रिजर्वेशन वगैरह इस तरह की पॉलिसीज नहीं अपनाता। अगर आज आप यूएस में देखेंगे कि ब्लैक्स को, ठीक है, नीग्रोज को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वाई, क्यों? क्योंकि उनको मार्क्स से डर लग गया था। कार्ल मार्क्स जानते हैं आप सब, सुना है ना, फादर ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोलेंगे उसको, ठीक है ना। सोशलिज्म तो और पहले जाएंगे, सेंट साइमन के टाइम से आ गया तक, मार्क्स तो बाद में आता है, ठीक है। सो अब अगर हम यहां पर देखें तो जहां पर पहले ये देखिए, इन्होंने, आपने पूछा लिखित में तो बिल्कुल है, उन्होंने कहा कि जो भी यूएसएसआर जो उस वक्त था उसके खतरे से क्या करना है? बचाना है, यूरोप को बचाना है, ठीक है। और बचा अपने आप को यूएस रहा है, वो एक बफर जोन बना ले रहा है कि भाई वहां तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है कि हवाई पर अटैक हो सकता है, पर्ल हार्बर, यही नाम है ना, ठीक है, मूवी बनी है, देख सकते हैं आप लोग। हमारे को वो देखना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों अटैक, क्यों उन सारी चीजों पे जाना है, राइट। सो अब अगर हम यहां देखें तो अगर ऐसा लगता है, क्या सिर्फ यही है कि हम कलेक्टिवली एक साथ मिल करके यूरोप को और अमेरिका के जो अटलांटिक ओशन के जो पास के देश है उनकी सुरक्षा करना है, किसी एक आइडियोलॉजी से, जो आइडियोलॉजी कहां पर? यूएसएसआर में है। क्लियर है? अच्छा, चाइना भी अब क्या हो गया? कैपिटलिस्ट बनता जा रहा है। इंडिया भी क्या कैपिटलिस्ट बनता चला है, तो हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही है ना यूएस के साथ, हम भी वैसे बन गए, ठीक है ना। तो देखिए आर्टिकल 5 जिस पर हम बार बार बातें कर रहे हैं कि इनका आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, देखिए कि किसी भी देश के ऊपर अगर अटैक होता है तो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर के अटैक करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बताइए, एक डेटरेंट थ्योरी का नाम जानते हैं आप लोग? क्या होता है डेटरेंट? हिंदी में बोलेंगे निवारक, किसी को डरा के रखो।
जब भी हम बात करेंगे कि इंडिया के पास परमाणु हथियार है, इंडिया के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, ये एक डेटरेंट का काम करती हैं। यूएस को पता है कि उसके पास, रशिया के पास कितने मिसाइल्स और कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, दोनों को एक दूसरे का पता है। इंडिया को पता है चाइना के पास क्या है, चाइना को पता है इंडिया के पास क्या है, और पाकिस्तान को भी पता है, सबको पता। और ये क्या होता है, जो पावर होता है ना, ये डेटरेंट का काम करता है, आपके ऊपर अटैक करने से रोकने का काम करता है। तो अपने आप को इतना ताकतवर जरूर बनाओ। तो बेसिकली यूएस क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि भाई देखो ऐसा है, जैसे अभी क्या बोला यूरोप के नेताओं ने कि हमारी आबादी है 50 करोड़ और अमेरिका की आबादी कितनी है, 30 से 32 करोड़, तो हम उनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट बने, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। और एक चीज और कमाल की बात पता चली कि यहां पर यूएसएसआर ने भी इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें नेटो में शामिल कर लीजिए, क्योंकि उसको लग रहा था ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसको घेर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको लगा कि कैसे इनको न्यूट्रलाइज करें। तो अगर मेंबर ही बन जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो ही जाएंगे, क्योंकि जब आप उनकी काउंसिल में बैठेंगे, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते किस सिद्धांत पे चलते हैं, ये सिद्धांत पे चलते हैं कि सब मिलजुल करके इसको फंड देंगे। और जब फंडिंग में आपका रोल आ जाता है, इकोनॉमी में आप रोल प्ले करते हैं, तो वहां पे आप डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको ऊपर आप अपना असर डाल पाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यूरोप में अगर हम देखें नेटो, तो कैसे, अगर हम यहां देखें तो 55 में हम देखते हैं वार्सा पैक्ट, ठीक है। अब जब ये बन जाता है तो फिर ऑर्डर लगेगा और भी सारे देश धीरे धीरे आने लग जाएंगे। और 1991 में अगर हम देखें, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है, सोवियत यूनियन का पतन हो जाता है, तब वार्सा संधि में जो देश थे, जो कि मैंने आपको बताया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये लगभग, या पोलैंड वगैरह, ये सारे 7 के 7 देश जो थे, ये देखिए हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, ठीक है, ये सारे देश कहां जाते हैं, यहां शामिल किसमें हो जाते हैं, क्लियर है, नाटो में। और देखते हैं, इन्होंने एक और चीज बोला, इनका क्या है, ओपन डोर पॉलिसी है। भैया आओ, आपका स्वागत है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने आ जाओ। टर्की भी मेंबर है, आप जानते हैं। और टर्की एक ऐसा कंट्री जो आधा कहां का रहता है, आधा यूरोप में है कुछ हिस्सा उसका, और कुछ एशिया में। रशिया के साथ भी यूराल माउंटेन क्या करता है, डिवाइड कर देता है, राइट। सो टर्की का आप ध्यान रखें, वो भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब यहां देखते हैं, तो ये आखिर क्यों बढ़े, इन्होंने, नेटो ने अपना एक्सपेंशन ईस्टर्न यूरोप की उन कंट्रीज तक क्यों फैलाया जो कि कभी यूएसएसआर के अलाई हुआ करते थे। तो यहां में पता चलता है, देखिए क्या है, रूस और पश्चिम के बीच में अविश्वास पैदा करना। देखो क्या करना चाहिए, एक हमने मूवी देखी थी ना, अगर एग्जाम है तो एक दिन पहले क्या करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दरवाजे के नीचे से चतुर्लिंगम बनकर कुछ मैगजीन सरका दो, वो पढ़ने की जगह कुछ और देखने लग जाएंगे, तो उनके मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। या स्ट्रेस दे दो भाई, कुल मिला के कॉल वॉल कर दो, कुछ भी, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप की जितनी कंट्री हैं, और क्या होगा, रशिया के बीच में ऐसा कर दो, डाउट पैदा कर दो, उनको ये लगने लग जाए रशिया को, अरे ये तो सारे यूएसए के साथ जा रहे हैं, और यूएसए के साथ जा रहे हैं तो क्या करेगा, इकोनॉमी पे खर्च करने की जगह डिफेंस पे खर्च करने लग जाएगा। वो भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ इस तरह की चीजों में उलझ जाएगा, और जो जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, देखो आप इस बात को बैठा लीजिए दिमाग में, कोल्ड वॉर क्यों खत्म हुआ, रशिया के पैसे खत्म थे। आप तब तक विरोध करेंगे किसी का भी, चाहे अपने घर में अपने पिता का विरोध अभी तभी कर पाएंगे जब आपकी जेब में पैसे होंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे खाना दाना पानी बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। एक बार चिल्लाएंगे तो फिर चुप। रशिया के साथ यही हुआ था, तो क्योंकि अब वो यूएस ने भेजा स्पेस में, हम भी स्पेस में भेज रहे हैं, क्लियर है। उन्होंने ये वाली मिसाइल बनाई इंटरकॉन्टिनेंटल, हमने भी बना दी, तो इस चक्कर में वो कोलैप्स कर गए। जो उनके अलाइज थे यूएसएसआर के, जो साथ जुड़े थे, जो वार्सा पैक्ट में अदर, उसमें वो सब एक एक करके दूर चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उनके पास मार्शल प्लान जैसा कोई प्लान फंडिंग का था ही नहीं, वो इतने पैसे दे ही नहीं सकते थे, तो इसलिए क्या हुआ, खत्म, चौपट हो गया। अब अगर हम यहां देखें, एक तो ये था कि रशिया और यूरोप के जो देश हैं उनके बीच में क्या करना, डाउट पैदा कर देना कि भाई ये तो उनके साथ जा रहे हैं और ऐसे बात नहीं बनेगी, क्लियर। और देखें इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, डीमिलिटराइजेशन, विसैन्यीकरण, ठीक है। अब ये देखें, नेटो के सदस्यों को पश्चिमी जो देश हैं वो क्या करें, उनको बहुत पैसा देने के लिए तैयार है, क्लियर है। और ऐसे धन का प्रयोग कहां किया जाएगा, वेपन्स, सैन्य खर्च में लगाया जाएगा, क्लियर है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि वे यहां पर कर क्या रहे हैं कि इस एरिया को रशिया के अगेंस्ट, ऐसा लगेगा कि वो रशिया के जगह पे अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, माफ कीजिए, यूएसए अपने आप को खड़ा कर रहे हैं उन कंट्रीज में। वहां पे कैसे वो बेस बनाता है उनको, ना केवल, और इंटरसेप्टर्स जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, क्या होता है बताइए, राइट।
एक मिसाइल यहां से आ रहा है और यहां पे पोलैंड में लगा दिया तो ये इंटरसेप्ट करेगा, उस मिसाइल को आने ही नहीं देगा। तो उसने जगह जगह जितने भी कंट्री उसके मेंबर बने हर जगह पे उसने क्या किया, अपने इंटरसेप्टर्स लगा दिया और बोला कि भाई ये तो कोई अम्ब्रेला बना दिया हमने, काय के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। अब ये खुद की सेफ्टी, उसको ये पता जितने ज्यादा लोग यूएसए के साथ जुड़े रहेंगे वो उतना मजबूत रहेगा। नहीं तो उसको चाइना और अगर रशिया एक साथ मिल जाएंगे, दोनों सोशलिस्ट कम्युनिस्ट अप्रोच वाले, फिर क्या होगा, टक्कर दे देंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो इस तरह से यूरोप में हम देखते हैं मिलिटराइजेशन होता रहता है और रशिया के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि रशिया किसी भी तरीके से इस तरह की दौड़ में अगर आ जाएगा तो इकोनॉमिकली वो वीक हो जाएगा। जो कंट्रीज उसके साथ जुड़े हुए उन कंट्रीज को समय पर वो पैसे नहीं दे पाएगा, मदद नहीं कर पाएगा, और अगर समय पे आपका दोस्त भी आपकी मदद नहीं करे तो क्या होता है, दोस्ती टूट जाती है। क्लियर है? सो यहां पे दोस्ती टूट जाती है। अब यहां देखते हैं, अब ये एक और देखिएगा, एक ये 2002 में नेटो, अब हम पूछेंगे नेटो आखिर चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, उसके कुछ फ्यूचर के कुछ विजन है। तो यहां क्या पता चला, कुछ दिख रहा है इसमें, क्या है इनका ये विजन, कुछ दिख रहा है, बताइए क्या लिखा है प्लीज। देखिए उन्होंने बोला कि रशिया सबसे बड़ा खतरा है, डायरेक्ट बोलते हैं। फिर बोलते क्या बोलते हैं, चाइना भी, अब चाइना भी आ गया। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि टेररिज्म, साइबर अटैक और हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कई तरह के, जहां पे साइबर अटैक भी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, सूडो वॉर भी हो रहा है, डायरेक्ट वॉर भी हो रहा है, ठीक है। देन इसके मरीन, वहां मरीन में क्या होता है, हम देखते हैं कि समुद्र में जहाज जा रहे हैं बड़े बड़े, देखिए जो भारी भारी सामान है एयरक्राफ्ट से तो भेज नहीं पाएंगे, तो कारें जा रही एक से दूसरे के, ऑयल जा रहा है, तो कंटेनर्स जाते, बिल्कुल। अब उसके पायरेट्स, अब जैसे कि मान लीजिए कि सोमालिया, राइट, ठीक है। अब अगर हम उस इलाके में देखेंगे तो क्या करना पड़ता है कि वहां पे ये समस्या आ जाती है, जहां जहां सक्रिय पासेज हैं वहां प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने कहा इस तरह की स्थितियां हैं और पूरी दुनिया में इस तरह की स्थितियां बनेंगी, तो क्या किया जाए, उन पे अगर हमें अपने आप को मजबूत रखना है तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर के काम करें। तो सिर्फ ये नहीं था कि यूएसए, भाई यूएसएसआर तो खत्म हो गया ना 1991 में, तो नेटो तो आज तक है और उसने अपना सिग्निफिकेंस कैसे बना के रखता है वो देखो, वो होता है कि टेररिज्म आ गया दुनिया में, हर जगह जगह क्या बोलते हैं, बिल्कुल नाटो का ही हाथ है। हकीकत तो ये कि यूएसए का, देखो यूएसए का हाथ है, सीधी सी बात है, आप इस बात को समझिए। यूएसए का, जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ करता है, ये माने या ना माने ये हकीकत है, हर कंट्री ऐसा करती है। चाइना क्या करता है, इंडिया को घेरना तो उसकी सराउंडिंग जो कंट्रीज है उनको पैसे से मदद देता है ताकि उसको वहां बेस मिल जाए, तो ऐसे ही चलता है, सब दुनिया ऐसी चल रही है। अब अगर चैलेंजेस की बात करें तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इनको एक फाइनेंस वाली मुद्दा आ रहा है कि कैसे फंड्स दें, कैसे फाइनेंसिंग करें, ये मुद्दा आ गया। 2006 में नाटो के जो मिनिस्टर्स हैं, नाटो मतलब नाटो कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो हर देश को क्या करना पड़ेगा, मैं जीडीपी का 2% काय के लिए दिया जाएगा, उन्होंने कहा यहां पर देंगे जो कि हम सबकी सुरक्षा पे खर्च होगा। क्लियर है? देखिए, और ये क्या हुआ, इस टारगेट को कंट्रीज पूरा कर ही नहीं पाए। भाई कैसे कर पाएंगे, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन कंट्रीज के पास उतने फंड्स है ही नहीं, बेलारूस, बिल्कुल रोमानिया, बुल्गारिया, कहां इनके पास उतने नहीं है। हाँ यूएस के पास है, यूएस ही देता है, और यूएस इसी तरह से तो यूएस इनके ऊपर प्रेशर डालता है, डोमिनेट करता है। देन ये क्या है, इसे अगर हम बोलेंगे राइटिस्ट नेशनलिज्म, ये क्या होता है, कंट्रीज के अंदर एक्सट्रीम या रेडिकल नेशनलिज्म जो बढ़ रहा है, तो कहते भाई अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं माना जाएगा ये तो फेल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम दुनिया में बात करें, जब यूनिफिकेशन हुआ था इटली का या जर्मनी का, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कब, बहुत पुरानी बातें हैं, कब की बातें हैं, लगभग कोई बताएगा 1872, ठीक है ना, 1872 के पहले यूनिफिकेशन किसका हो गया, 1872, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन सबसे हो चुका था, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। और उस वक्त क्यों यूनिफिकेशन हुआ, वहां पे जब जर्मनी में बोला भाई देखो सब एक जर्मन भाषा, एक ही सबकी करेंसी होगी, ठीक है, तो जब भी एक्सट्रीम या रेडिकल नेशनलिज्म की बात होगी, राइटिस्ट नेशनलिज्म की बात होगी, तो ह्यूमनिज्म कमजोर हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में फिर दुनिया में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिन देशों का उनके ऊपर प्रभुत्व है, क्या वो चाहेंगे कि ऐसा हो, इंडिया के अंदर कभी भी यूएस नहीं चाहेगा कि इंडिया के अंदर एक किस तरह की, इस तरह की राइटिस्ट विंग की सरकार बन जाए। थोड़ा मॉडरेशन में चले तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। अब यूएस झेल रहा है ना, वारेन बफेट ने आज क्या बोल दिया कि ट्रम्प की पॉलिसीज बड़ी बेकार है, आज नहीं इनको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आज की हेडलाइन से न्यूज़पेपर में देखिएगा, वारेन बफेट कौन है, नाम सुना है आप लोगों ने, कौन है,
एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, 5 मिनट और, राइट। देन अब अगर हम यहां देखें यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता, भाई यूरोप को बोलते भाई देखो अम्ब्रेला हमने बना दिया, इंटरसेप्टर्स आपको लगा दिया, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप क्यों चिंता करते हो, फंड्स हम दे रहे हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, हम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। और तो और ये देखिए अगर वो बनाता अपना फाइटर F-16 बनाएगा, F-18 बनाएगा, F-35 बनाएगा, बेचेगा किसको, इधर सारा का सारा कहां जाएगा, इन कंट्रीज के पास जाएगा, राइट। अब देखते हैं एक और चीज आ जाती है कि जो रशिया का जो वहां पे हम देखते हैं कि आक्रामकता अगर देखें, उसका एग्रेशन देखें कि तेजी से जो विस्तार कर रहा है, तो राइट वे कहते हैं कि अगर रशिया आगे बढ़ेगा तो खतरा है, तो उन्होंने कहा नेटो को ही बढ़ा लो ना आगे, जो रशिया के कभी एलाई रहे उन पर ही हम चले जाते, उन्हीं को अपना दोस्त बना लेते, रशिया के लिए जगह ही नहीं छोड़ो, वैक्यूम जब होगा तब तो वो जाएगा, वैक्यूम ही मत छोड़ो, उन सारे कंट्रीज के साथ दोस्ती कर लो, सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्लियर है। और देखते हैं इसके अलावा क्या हो गया, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हो जाता है, माओ से जेडोंग आ जाता है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं वहां पे क्या हो जाता है, एक तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, और वो तेजी से ग्रोथ करने लगे, और क्योंकि डिक्टेटरशिप है तो जो जहां जिस जगह पे चाहेंगे वहां डेवलपमेंट हो सकता है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो वहां पर भी उन्होंने कहा भाई देखो ये तो क्या है, यूरोप के लिए खतरा है, और यूरोप क्या मतलब अमेरिका के लिए खतरा है, क्यों, ऑलरेडी हम यूएसएसआर से परेशान है और एक ये आ गए, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जब जुड़ गए, इन सारी चीजों को देखा तो उन्होंने कहा हमें क्या करना है, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज की तरफ अपना विस्तार करना, अपना एक्सपेंशन करना है, क्लियर है। तो रीजन क्या है, यूरोप की तरफ क्यों बढ़ा नेटो, पूर्वी यूरोप की तरफ क्यों आया, इन बातों को समझिएगा। और जब भी हम वार्सा पैक्ट की बात करेंगे तो 1955 की बात है, जब वेस्टर्न जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के दो हिस्से कर दिए, ईस्टर्न जर्मनी पर कब्जा हो गया रशिया का, और वेस्टर्न जर्मनी पे कब्जा हो गया ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों का, ठीक है, वो उसके हिसाब से चलाते, तो मतलब एक हो गया कैपिटलिस्ट और एक हो गया सोशलिस्ट। 1955 में जो वेस्टर्न जर्मनी था वो नाटो में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए वार्सा बन जाता है। अब देखते हैं नेटो के होने का अचीवमेंट्स क्या है, तो यहां अगर हम बात करें तो अगर कोल्ड वॉर के दौरान देखें तो इन्होंने क्या किया, शांति बनाए, डेटरेंट थ्योरी, ध्यान रखिएगा, डेटरेंट मतलब अगर आपके पास भी ताकत है तो सामने वाला आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो यही डेटरेंट थ्योरी है। तो पाकिस्तान ने भी अगर न्यूक्लियर वेपन बना के रखा है तो इंडिया उस पर अटैक कर पाता, नहीं कर पाता ना, छोटे मोटे बैटल्स चलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हम अटैक नहीं कर पाते हैं ना, वो हमारे ऊपर कर पाते, क्लियर है। देन इसके बाद अगर देखें तो बाद में भी अगर देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, रशिया के ऊपर एक प्रेशर बनाया कि उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करनी पड़े, नहीं तो 1962 का क्यूबा क्राइसिस भी आ गया था और वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, और तब अमेरिका को भी कहीं झुकना पड़ा था कि भाई ये तो रशिया आ गया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये चीजें हम अभी इसको फिर से अगली क्लास में और जोड़ेंगे, क्लियर है, इसके बाद प्लीज पढ़िएगा और बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर एक्चुअली आ गए बाहर तो हमारे पास टाइम कम है, 5 मिनट और बचे थे, क्लियर है। पर इन नोट्स को पढ़ना, जो भी डाउट हो पूछना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल के देख लेना, क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नेटो से रिलेटेड आया या फिर इसका एक्सपेंशन से रिलेटेड आया, सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आया, उन सारी चीजों को, क्लियर है। कल मिलते हैं हम लोग फिर।